अब बाजी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कहां चले गए? आ जाओ मेरे पास, आ जाओ। बातचीत का सिलसिला तो तुम्ही से शुरू करता हूं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जो आप बड़ी दूर दूर से यहाँ पे आके इकट्ठा होते हैं। मैं सबका शुक्रगुजार हूँ, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच। जी हाँ, बिल्कुल सही आपने पकड़ा, और आपसे झूठ तो बोला ही नहीं जाता मुझसे। तबीयत बिल्कुल नहीं ठीक, नासाज है, और कोशिश ये रहेगी कि आपसे बातचीत का ये जो सिलसिला है बड़े आराम से और बड़ी तसल्ली के साथ चले। मैं कोशिश ये करूंगा कि मैं आप तक आ जाऊं, और आपकी कोशिश ये रहना चाहिए कि आप खूब सारा हल्ला मचाते रहें। करें? हाँ सर, कहां से हैं आप? मैं झारखंड रांची से हूँ सर। रांची के तो लोग बहुत अच्छे होते हैं। मैं भी अच्छा ही हूँ सर। अच्छे हैं? सर थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, आप सब बहुत अच्छे हैं, और मैं तो अक्सर कहता हूं आपसे, आप लोग इतने अच्छे हैं कि कुछ भी हो, एक दवा खाओ और चुपचाप यहां पे शो करने चले आओ, और मैं आ जाता हूं। जी लाइए, ये देखिए आ गई। वाह, थैंक यू सो मच। आ जाओ बाजी, आ जाओ, इधर आ जाओ। जी कैसे हैं आप? बढ़िया सर। कहां से आए? तिरुपति आंध्र प्रदेश। तिरुपति से? आंध्र से? वाह पाजी, गोविंदा 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 गोविंदा। गोविंदा। कैसे हैं आप? बढ़िया है सर। अब अच्छे हैं, कुछ कहना चाहते हैं? कुछ नहीं सर, आप बहुत अच्छी एंकरिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छी लोगों को दिखा रहे हैं सच, ऐसे दिखाते रहिए बस। वाह क्या बात है, कोशिश करता हूं बस भाजी, कोशिश करता हूं बस, बाकी तो वादा तो कुछ नहीं है कि मैं कोशिश करता हूं कि कहीं तक पहुंच जाऊं, लेकिन अब चलता हूं, वहां तक पहुंच पाता हूं, नहीं पहुंच पाता मैं नहीं जानता। मैं आता हूं, आपके पास आ रहा हूं जनाब, मैं आऊंगा, आपके पास भी आऊंगा, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो मुझे दिख रहे हैं, और मैं उनसे बातचीत जरूर कर लेता हूं। मैंने आपसे कहा था कि मैं जरूर आपसे बात करूंगा। So we watch the show every day on TV, and Mr. Pratik hosts the show very well. He's a Samaritan, because I had come yesterday with a problem of excess billing in my water bill, and it was resolved immediately, and it has been said that in a couple of days the amount would be refunded. And Thank you, I sir. thank Mr. Thank you so much. Pratik once Thank you again. so much. बहुत बहुत शुक्रिया। He's proven lucky for us, and I thank the CM of Delhi also for having helped us. थैंक यू सो मच। क्या बात है साहब, यही आपकी ताकत है कि कल आपने कोई समस्या बताई, मैंने तो कुछ नहीं किया था। इतनी भी ठंडक नहीं है फिर जितनी आप तमाशा बनाए हैं। मतलब माना कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसका मतलब थोड़ी ना मेरे दिमाग में थोड़ी ना कोई बीमारी आ गई है। भाई आप तो ऐसा ही जबरदस्त मफलर लपेटे हैं। अब एक ही आदमी को मफलर लपेटने दीजिए, मैं लपेटूंगा और कोई नहीं लपेटेगा। जनाब कैसे हैं? सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से हैं जनाब? सर मैं जम्मू कश्मीर, जम्मू से। जम्मू से हैं? जी साहब, तो शो के लिए आ गए? जी सर। कुछ कहना चाहते हैं? बस सर यही कहना चाहता हूँ कि ये जो आजकल हमारे यहाँ हिंदुस्तान में चल रहा है, हमारे इंडिया में जिस तरह हम लोग रह रहे थे पहले, इसी तरह हमें रहने दीजिए। ये जो राजनीतियाँ आप कर रहे हैं ये मत करने चाहिए। अब हिंदू मुस्लिम भाई भाई हमारा सिस्टम स्टार्टिंग से चलता आया है और आज भी चलने दीजिए। इसको बांटने की कोशिश कम से कम मत कीजिए। देखो मैं बताऊं, अगर आज का शो मैं यहीं से बंद कर दूं, इसी जगह बंद कर दूं, तो मुझे बहुत खुशी होगी। वो इसलिए नहीं कि वो जम्मू कश्मीर से हैं और उन्होंने ऐसी बात कही, या ये भी मतलब नहीं है कि जो इन्होंने बात कही वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। ये बात सारे मुल्क में सबको अच्छी लगती है, सारे लोगों को अच्छी है, तो इसलिए इतना जोर से क्लैप होना चाहिए इस बात पर। थैंक यू सो मच साहब। यकीन मानिए, जब आप जम्मू कश्मीर से यहाँ पे आके बोलते हैं, कश्मीर से बहुत सारे लोग, आज कितने लोग कश्मीर से यहाँ पे आए? हाँ बहुत, अभी फैमिली भी एक खड़ी हुई थी। जी क्या नाम है आपका? समीउल्लाह लोन। समीउल्लाह लोन जी, कैसे हैं जनाब आली? बस मैं तो ठीक हूँ। हाँ, बस शो देखने आ गए। हाँ। और इसी तरह जब भी आइए, शो में आपका पूरा स्वागत है, खैर मकदम है। आप यहाँ पे आइए, शो का हिस्सा बनिए, और ऐसे ही आते रहिए। मैं आपके पास भी आऊंगा। आप कहाँ से? कश्मीर से? वैली से या जम्मू से? वैली से, बहुत अच्छी बात है जी। इधर भी कोई है? चले गए, कोई बात नहीं, ठीक है, मुझे मालूम है, इज माई फैन, बहुत अच्छी बात है। क्या नाम है आपका? अनीस। कोई बात नहीं, वालिद साहब चले गए तो कोई बात नहीं, अनीस को तो रहना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे लोग कश्मीर के यहाँ पे आते हैं शो का हिस्सा बने। जनाब कैसे हैं? शायरी कैसी चल रही है आपकी? आप हो या ना हो अच्छे, लेकिन शायरी आपकी बराबर दुरुस्त होनी चाहिए जी।
जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आऊंगा आपके पास। जनाब कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह का शुक्र है। कैसे हैं? सब बढ़िया? जी अल्लाह का। कुछ कहना चाहते हैं? जी बस इतना से कहता हूँ, जो हिंदू मुसलमान जो होता है ना, हाँ हाँ, सिर्फ एक मैं राय देना चाहता हूँ। राय दे दीजिए, मशवरा अपनी। ऐसा है कि सिर्फ पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान आपका मुरीद हो जाएगा, सिर्फ टोपी पहन लीजिए। अरे मैं टोपी पहन लूं? आप नहीं, हाँ, भाजपा वाले। भाजपा वाले टोपी पहन लें? हाँ। अच्छा मैं आपको एक मशवरा मैं देता हूँ। अरे रुक लो, मेरी बात भी सुन लो। नहीं जरा सुनिए, सबकी टोपी पहनी। हाँ। अफसोस इस बात का मुसलमान की क्यों नहीं पहनी टोपी। मेरी जनाब अली, आपका नाम क्या हो गया? मेरा नाम अजीज है। हाँ? और अजीज है। अजीज भाई, मेरा एक मशवरा आपसे है। आप जब खड़े हो, आपके माथे पे तो साफा है ना, जब आप खड़े हो और सामने देखें तो यकीन मानिए सबके सिरों पे टोपी है। अब आप देखिए, अब आप देखिए, अब आप देखिए। अरे भाई, अल्लाह की टोपी दी हुई सबके माथे पर है। नहीं वो, अरे अल्लाह से बड़ी कोई चीज थोड़ी ना हो गई। अल्लाह से बड़ी चीज तो कोई बड़ी नहीं हो गई। सबके सर पे माथे पे टोपी है। और टोपी लगा के क्या देखना? टोपी, अरे अरे भाई, टोपी लगा के क्या देखना? अरे सुनिए, मैं बहुत महीन बात कह रहा हूं। टोपी लगा के देखा तो क्या देखा? ऐसे आंखों से देखा तो लगा कि वाह टोपी है। अपनापन आ जाएगा। अपनापन, अपने पन में टोपी लगाई तो क्या लगाई? ऐसे लगा के देखा तो वाह क्या बात है जनाब। मजा आया? गर्मी आई? हमारी तो जान चली गई है, तबीयत ठीक नहीं है मेरी। अरे तुम्हारी नहीं, मेरी। खैर कोई बात नहीं, बातचीत का सिलसिला शुरू करता हूं। जी मैं आया आपके पास। कहां से हैं आप? आई हैं? मैं तो दिल्ली से हूँ। दिल्ली से हैं? आज कैसे इधर आना हुआ कि नॉट प्लेस? घूमने? घूमने आए हैं। तो इधर हिस्सा भी बन गए शो का? है जी, कुछ शो। हाँ? फोटो। फोटो? अच्छा ले लो, चलो फोटो ले लो। क्या नाम है तुम्हारा? विशाखा। विशाखा। विशाखा? अच्छा वाह, नाम तो बड़ा अच्छा है तुम्हारा। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनकी तरफ आपकी निगाहें करम चाहता हूं। घनेन भारद्वाज जी आप आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ देर में प्रिया चौधरी को मौजूद होना चाहिए, बहुत बहुत शुक्रिया। दिव्यांशु पांडे जी हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट है, हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। डीके गिरी जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया। बड़े दिनों बाद आना हुआ, थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। डीएन श्रीवास्तव साहब हमारे साथ आरटीआई एक्टिविस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कुछ देर बाद प्रीति पांडे हमारे साथ मौजूद होंगी, बहुत बहुत शुक्रिया। शेख अलमुद्दीन अजदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं कौमी एकता फ्रंट से, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आज का मुद्दा, अरे भाई इतना हल्ला मत बचाओ, इतना हल्ला मत बचाओ, जाओ। मैं जानता हूं मैंने जवाब दिया है, ज्यादा नहीं। टोपी वाली बात पे इतना ज्यादा उड़ो मत, मुझे मालूम है जवाब क्या देना चाहिए और कब देना चाहिए। हाँ जाओ जाओ जाओ, मुझे इस बात का फर्क नहीं पड़ता, और जो मैं कहता हूं सामने खोल के बोलता हूं, मैं किसी से कुछ ऐसी बात नहीं कहता। जो आज का मुद्दा है वो ये कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं और वो अगर चुनाव लड़ते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि ये जरूरी है कि उनके ऊपर पूरी पाबंदी हो, और साथ उनके ऊपर ये भी हो कि उनकी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो इस बात का बाकायदा इस बात को क्लियर करे और छपे और बराबर प्रॉपर हो। मैं सबसे पहले दिव्यांशु पांडे जी आपको खड़ा करना चाहता हूं और ये जानना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग में आज क्या हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने, सबसे पहले तो प्रतीक जी मैं साधुवाद देना चाहता हूं इस मुद्दे को उठाने के लिए। जब पार्लियामेंट हमारी फेल हो तब जुडिशरी काम करती है। 2011, 2015, अब 2018 और फिर 2020, ये लगातार सुप्रीम कोर्ट ने यह प्रयास किया है कि आपराधिक प्रवृत्ति के लोग राजनीति में ना आए। 2011 में यह निश्चित किया गया कि हर उम्मीदवार अपने क्रिमिनल केसेस को डिक्लेयर करे। उसके बाद 2015 में वापस अमेंड किया अपने ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट ने, और वापस इस चीज को निश्चित किया कि किस प्रकार से उस आपराधिक केसेस को किस प्रकार से पब्लिक डोमेन में लाया जाए। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने यह बिल्कुल साफ तरीके से कह दिया कि किस फॉन्ट साइज में, कहां पर, किस प्रकार से अपने क्रिमिनल केसेस को उम्मीदवार प्रकाशित करेंगे।
लोगों ने अपना एफिडेविट देना शुरू किया। साथ में 2018 के ऑर्डर में यह क्लियर था कि जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं वह अपनी वेबसाइट पर, टेलीविजन पर, अखबारों में 3 बार वह छापेंगी बिल्कुल बोल्ड अक्षरों में कि जो भी उम्मीदवार है उनके ऊपर क्या आपराधिक मामले हैं। कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद 2020 में एक कंटेम्प्ट पिटीशन के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने यह 48 घंटे का वक्त दिया है कि हर एक जो राजनीतिक पार्टी है वो अपनी वेबसाइट पर इस चीज को प्रकाशित करे कि जो भी उम्मीदवार उनके जो इलेक्ट हुए हैं उनके आपराधिक केसेस का ब्यौरा जनता के सामने आए। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। मैं आऊंगा, आप खड़े रहे, धैर्य के साथ खड़े रहे, आपका नंबर आएगा, आपको बोलना है, मुझे मालूम है किस पे बोलना है, लेकिन आराम से खड़े रहिए और तहजीब के साथ। बिल्कुल जो मैंने बोलना था वो बोल दिया, उसके बाद तहजीब से खड़े रहिए। सवाल यह था कि जो चुनाव हुए उसमें जो एडीआर की रिपोर्ट थी उसके मुताबिक 70 में से 42 उम्मीदवार आम आदमी पार्टी के जिनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। मैं आ रहा हूं, आपके पास आ रहा हूं। इसका मतलब यह कि दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी के कुल उम्मीदवारों में से 60% ऐसे जिन पर आपराधिक मामले चल रहे हैं। तो आप अकेले नहीं हैं। 67 में बीजेपी के 26 उम्मीदवारों में उनके ऊपर, कांग्रेस के 66 में से 18 उम्मीदवारों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। तो यह सवाल इस पर मैं आया। देखिए, सबसे पहले तो हम सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद देना चाहते हैं कि आज जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई है, निश्चित तौर पर हम तो पहले दिन से कहते हैं कि राजनीति में क्रिमिनलाइजेशन नहीं होना चाहिए, राजनीति से अपराधियों को दूर रखना चाहिए। हमारी पार्टी तो सिद्धांत को लेके आई है। और जो बात आपने की प्रतीक जी, पिछले 5 साल में आपने देखा किस तरीके से दिल्ली पुलिस ने हमारे तमाम विधायकों पे झूठे केस दर्ज करे। 21 विधायकों के केस तो डिस्पोज करे कोर्ट ने जाके। एफआईआर करना अलग चीज है, लेकिन जब आपके पास एविडेंस नहीं होगे तो कोर्ट में जाके आपको 21 केसों में चार्जशीट सबमिट नहीं कर पाए। उस चार्जशीट सबमिट ना करने की वजह से हमारे 21 केसेस जो थे एमएलए के डिस्पोज ऑफ हुए। हम कहना चाहते हैं कि पुलिस को आप पॉलिटिक्स से दूर रखो, पुलिस रिफॉर्म्स भी होना चाहिए, लेकिन सिर्फ पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत किसी पॉलिटिकल पार्टी को आप इस तरीके से परेशान मत करो कि आप उसके चुने हुए विधायकों पे जबरदस्ती केस लगाओगे। लेकिन हुआ क्या, केस तो आपने कर दी, एफआईआर भी कर दी, बाद में कोर्ट से हमारे सारे लोग बरी होके आए हैं और अभी जो केस इस पेंडिंग है निश्चित तौर पर उसमें भी हम बरी होकर आएंगे। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरे मित्र ने कहा कि इनके जो एमएलए हैं उनको टारगेट किया गया। मुझे किसी राजनीतिक पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन प्रश्न यहाँ ये उठता है कि जो भी उम्मीदवार हैं उनके ऊपर सीरियस क्राइम के आरोप हैं। और सीरियस क्राइम होता क्या है? डकैती, बलात्कार, हत्या का प्रयास। अब मैं ये समझना चाहता हूं कि किस प्रकार से इस चीज को जस्टिफाई आप करते हैं। अगर आपके ऊपर आरोप है तो आप बाहर रहिए ना। शुचिता की बात करते हैं आप राजनीतिक शुचिता की बात करते हैं, बाहर रहिए। आप केस जीतिए, एक्विट होइए। और मैं ये भी कह दूं कि अगर झूठा केस है तो झूठा केस करने वाले के ऊपर भी उल्टा मुकदमा होता है। करके दिखाइए। प्रतीक जी बिल्कुल ठीक बात कही है। हमारे लोगों ने कंडेम्प्ट ऑफ कोर्ट डाला है और उसके ऊपर जो मैं आपको बता रहा हूं, मैं तो केंद्र सरकार से अपील कर रहा हूं, आज सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई है, आप फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाओ। जो पॉलिटिकल लोग हैं उनके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट होनी चाहिए और 6 महीने के बीच में डिसीजन लेके हो। आज भी देखो किस तरीके से हो रहा है। लालू यादव, ओम प्रकाश चौटाला का फाइनल वर्डिक्ट नहीं आ पा रहा। आज भी वो लोग बार बार कानून के हिसाब से कानून का मिसयूज कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि आप बनाओ। और जो बात आपने बोली, हमारे किसी आदमी के ऊपर इस तरीके के हीनियस क्राइम नहीं है। सबके ऊपर जो क्रिमिनल केसेस हैं वो वाले केसेस हैं, पॉलिटिकल मोटिवेटेड है। पुलिस ने झूठी एफआईआर करी है, झूठी विमेन मोलेस्टेशन की एफआईआर है, झूठी लैंड ग्रैबिंग की एफआईआर है और हमारे तमाम लोग उससे बच के आए हैं। मुझे एक बात समझ में नहीं आती। महिलाओं की सुरक्षा की बात अगर आप करते हैं, रिठाला के जो एमएलए हैं उनके ऊपर बलात्कार का आरोप है। सर कोई आरोप नहीं है, सिर्फ आरोप लगा था, उस पर एफआईआर हुई थी, लेकिन वो कोर्ट पेंडिंग है। मैं कह रहा हूं, आज चैलेंज कर रहा हूं, दिल्ली पुलिस इनके पास है, आपने जो केस करवाना हो आपने एफआईआर कर दी, आप फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाओ, 6 महीने के अंदर आप उस कोर्ट का फैसला दो, जो फैसला होगा मैं मंजूर होगा। जनाबे आली, मैं आपसे कहना चाहता हूं, कोई फैसला आप नहीं करेंगे। मैं खड़ा हूं, ये शो मेरा है, इसमें मैं यहाँ बात करूंगा, आप कोई फैसला नहीं लेंगे। जी मैं इनसे पूछना चाहता हूं, आम आदमी के नुमाइंदों को से, जो प्रवक्ता है क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन जो क्रिमिनल लोग हैं सबसे ज्यादा आम आदमी पार्टी के, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के, उसके बाद कांग्रेस के। ये क्यों नहीं कहते कि हम उनकी चार्जशीट जनता के बीच रखेंगे? जिस तरह तमाम मामला
जो है अरविंद केजरीवाल लगते हैं, इससे डर क्यों लगता है? प्रतीक जी आपने बिल्कुल ठीक कहा, आम आदमी पार्टी में जितने क्रिमिनल लोग हैं शायद दिल्ली की किसी पार्टी में नहीं मिलते। बात कर रहे हैं लालू की, बात कर रहे हैं लालू जी। लालू जी क्लियर हो चुके हैं। एक मिनट लालू जी क्लियर। आम आदमी पार्टी में कहाँ कितने लोग हैं तो हमें जानकारी नहीं है। आम आदमी पार्टी अभी जीत के आई है, आप ही लोगों ने जिताया। लेकिन एक कौशलन मैं बात करना चाह रहा हूँ, किसी को आरोप का एक मिनट किसी को आरोप के आधार में, ये वकील साहब बैठे, आरोप के आधार में किसी को क्रिमिनल नहीं कहा जा सकता है जब तक ये कानून में लिखा हुआ है, जब तक कोर्ट उसको ना कहे, दंडित ना करे और फैसला ना दे। ठीक है जी। मैं अभी ये जानना चाहता हूं कि जब जैसा दीपांशु जी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ आदेश किए कि हर पार्टी हर उम्मीदवार के बारे में उसके क्रिमिनलाइजेशन का रिकॉर्ड पूरा पब्लिश करेगी, मैं ये जानना चाहता हूं कि आज 2005 में आरटीआई एक्ट आने के बाद हर एक रिकॉर्ड को डिजिटाइज हो जाना नितांत आवश्यक था सरकार की तरफ से। जब पुलिस के अंदर ये रिकॉर्ड ऑलरेडी है कि कौन सा उम्मीदवार कौन सा क्राइम कब किया है और किस सेक्शन के तहत उसका जुर्म बुक है, तो इलेक्शन कमीशन वहां से रिकॉर्ड लेके खुद से इस पूरे चिट्ठे को क्यों नहीं पब्लिश करता है सबके सामने? मैं आया बीजेपी के प्रवक्ता। आम आदमी पार्टी के ऊपर जब बात आती है तो सारे आरोप झूठे हो जाते हैं। और अभी एक पैनलिस्ट ने कहा कि रिठाला वाले विधायक के ऊपर केस है, नरेला वाले विधायक के ऊपर भी केस है और कम से कम 13 विधायक ऐसे हैं। आपके बताऊं, मैं आपका भी नंबर बता देता हूं, मैंने पढ़ा है 67 में 26 हैं। 67 में 26 है, 60% अच्छा भाई, तुम्हारी कमीज में थोड़े दाग लगे हैं, मेरे में थोड़े कम हैं, इसलिए हम साफ सुथरे हैं। मैंने अभी तक डिफेंड नहीं किया, लेकिन जो डिफेंड कर रहे हैं मैं उनका आंकड़ा बता रही हूँ। हमारे 22% है, ये मुझे अच्छी तरह मालूम है। मैं भारतीय जनता पार्टी का चरित्र बताना चाहता हूं। आज सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई है, आज कर्नाटका गवर्नमेंट ने आनंद सिंह, जिसके ऊपर 1 नहीं 2 नहीं 25 केस है, वो भी हीनियस क्राइम के, आज ही उसको मंत्री बनाया। ये इनका कैरेक्टर है, ये चरित्र है इनका। मैं आया बिल्कुल आया। वक्त, हाँ, चरित्र के बारे में बात होगी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, मुखातिब होइए पाजी, मुखातिब होइए। और ये वक्त मुखातिब होने का है। आप सोच रहे होंगे कि इतनी देर से बोला क्यों नहीं। बोल रहा था, इंतजार कर रहा था अपनी बारी का। पाजी, मैंने हर बार कहा और आज भी कहूंगा, कहते कहते कुछ भी हो जाए कहता रहूंगा, और वो ये कि इस देश में संविधान है और रहेगा और उसी का मुताबिक रहेगा। जिसको अगर मुझे बर्दाश्त नहीं कर पाते, आप मेरा सर कलम कर दीजिए, मैं यहीं खड़ा हूं, मेरा सर कलम कर दीजिए, लेकिन मैं अपनी बात से नहीं हिलूंगा। उन्होंने गलत कहा, उन्होंने गलत कहा, आप यू कैनॉट डिक्टेट मी। उन्होंने गलत कहा। आपको हीरो बनने दे, आपको मैं हीरो बनने दूं ना? नो, मैं शो बंद कर सकता हूं, लेकिन आई कैनॉट कॉम्प्रोमाइज। नहीं, कैमरा इधर ही रहेगा, कैमरा इधर ही रहेगा। नो, चुपचाप खड़ा रहो, चुपचाप। आप कहेंगे कि मेरे शर्तों के मुताबिक देश चलेगा, आपके मुताबिक चलेगा। ये नहीं, इस देश में, इस मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशन है, आइन है, और वही इस देश का इस्तकबाल और वही इस देश का ईमान तय करेगा। ये नहीं, घबरा गया, मैं घबरा जाऊंगा? नहीं सर, मैंने 20 साल मैंने कहा उन्होंने गलत कहा, लेकिन मैंने उसका विरोध किया। नहीं, सर 22 साल हो गए शो करते हुए, और मैं कभी नहीं झुका और कभी नहीं झुकूंगा। सर मैं हिसार हरियाणा से आया हूँ। सर मैं कुछ दिन पहले दिल्ली रेलवे स्टेशन पे आया था, वहाँ पे भगत सिंह साहब की फोटो लगी हुई है, उस पे लोग पेशाब करते हैं। तो
तो सर मैंने वहाँ के पुलिस कर्मचारी से कहा तो उन्होंने मुझे ही डांटने लगे उल्टा। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि कौन वो कर सकता है कि वो या तो गलत है। समाज में एक बात बहुत साफ है, जो गलत है वो गलत है और उसको कहना चाहिए ये गलत है। और अगर आप ये सोचे कि घबरा जाएंगे, घबरा के आप भगा देंगे, आप कुछ भी कह देंगे, ये गलत है, ये नहीं होगा। हाँ, मैंने कहा, मैं अभी भी कह रहा हूं, वो गलत था, उन्होंने गलत कहा, मैंने उसका विरोध किया, लेकिन उसके ज्यादा नहीं। 4 लाइनें बोलूंगा बड़ी कि खौफ से खुदा के डरता जो बशर है, वो जानता सच ये रखता वो नजर है। गलत करना तो दूर दूर है, गुनाह सोचना भी इंसान होने के लिए पहली वो डगर है, रखता वो नजर है। और मैं शो ईमानदारी के साथ बताना चाहता हूं, मैं ईमानदारी के साथ बताना चाहता हूं, शो मैं इसलिए करता हूं कि किसी के साथ गैर इंसाफी नहीं होगी। मैं नहीं घबरा सकता, और अगर मैं घबरा रहा हूं तो मुझे शो नहीं करना चाहिए, पब्लिक प्लेस में नहीं आना चाहिए, बिल्कुल नहीं आना चाहिए। मैंने कहा कि वो गलत थे, वो गलत थे, बस खत्म, इससे ज्यादा नहीं। जी नहीं, मैं तो आज आपसे मिलने आया सिर्फ। अरे क्या मिलने आए, ऐसी जगह पे ऐसे समय पे मिलने आए जी। मैंने कहा प्रतीक भाई से मिलके आएंगे, आगे नेक्स्ट प्रोग्राम में बोलेंगे। तो आपको मोमबत्ती दिखा कि लोहा दिखा? नहीं मोमबत्ती है जी, आप बिल्कुल। हाँ जी, बहुत बढ़िया हैं आप। ऐसे किसी ताकत से डरना नहीं चाहिए। अराजक तो हर समाज में होते हैं, लेकिन जब शांत लोग बैठेंगे तो ये नजर नहीं आएगा एक भी यहाँ पे। इत्तलान के साथ आराम से कोई चीज कही जा सकती है। जी प्रीति। मैं एक चीज कहना चाहूंगी, मैं भारतीय हूँ, भारतीय के बाद हिंदू हूँ, लेकिन मैं एक चीज दोनों पक्षों के लिए कहना चाहूंगी, क्योंकि मैंने लेट शो ज्वाइन किया, मुझे अभी आके पता चला कि इसके पहले क्या हुआ। मैं ये कह रही हूँ कि एक बुजुर्ग ने यहाँ एक बात कह दी कि सबको टोपी पहन लेनी चाहिए। एक सेकंड सुन लीजिए, लेकिन उन्होंने चलो ऑफ द कैमरा सबसे माफी भी मांग ली। लेकिन मैं एक चीज कहना चाह रही हूँ कि इस तरह की जो चीजें हैं दिमाग में, आप धमकाएंगे, डराएंगे। एक सेकंड, जो इस तरह की चीजें दिमाग में है किसी के कि आपको बुर्का पहन लेना चाहिए, आपको टोपी लगा लेनी चाहिए, या आपको तिलक लगा लेना चाहिए, तो ऐसा है तिलक लगा के भी बलात्कार हो रहे हैं, टोपी पहन के भी। भाई मैं ये कहना चाहता हूं कि एक पत्रकार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, और जिस प्रकार से आप यह शो कर रहे हैं हजारों लोगों के बीच में खड़े होकर, यह बहुत हिम्मत की बात है। अगर आपके मन में चोर होता, आप स्टूडियो में होते, आप 4 लोगों को बिठाकर जनता के बीच में यह शो नहीं कर रहे होते। अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे धमकी दे रहा है एक पत्रकार को, यह बहुत ही शर्म की बात है। यहाँ पर आपको समझना चाहिए कि किस प्रकार से एक एक मुद्दे को उठाया जा रहा है, और किसके लिए, इन जनता के लिए, इन लोगों के लिए। एक एक गरीब की बात यहाँ सुनी जा रही है, और पूरे देश में जो बात जा रही है, क्या उसको समझ में नहीं आ रहा किसी को? आपको यह समझना जरूरी है कि आप धमका नहीं सकते। इस देश में कानून है, संविधान है, और सर्वोपरि है। भाई साहब बात सुनिए। यहाँ पे जो शो चलता है, इसके सूत्रधर ये हैं, जो बात उनको अच्छी नहीं लगी वो खुद बुरी बोले, खुद कह देते हैं। दुनिया कहती है प्रतीक भाई ना बुरी बात करने देते हैं ना करते हैं, तो ये जनता डिसाइड नहीं करेगा। जनता में आप एक चीज को बुरा कह रहे हो, दूसरा किसी को बुरा कहेगा, यही लोग करते हैं। एक मिनट, इसीलिए इसको रहने दीजिए, आप रहने दीजिए, ओह कोई बात नहीं, ठीक है, जो उसको रहने दीजिए। मेरा आप लोगों से हाथ जोड़ के गुजारिश। बीजेपी की प्रवक्ता बोलेंगी। ऐसी बातें कब पैदा होती है प्लीज? गिरी साहब, ऐसी बातें जब पैदा होती है जब कोई जाना पहचाना चेहरा खड़ा होकर लोगों को ये कहता है कि आपसी लड़ाई, आपसी मतभेद तो हम बाद में कर लेंगे। बहुत फेमस जर्नलिस्ट को कोट कर रही हूँ। आपसी मतभेद तो हम बाद में सुलझा लेंगे, सबसे पहले हमारी आइडियोलॉजी की लड़ाई है, और वो आइडियोलॉजी की लड़ाई यही टोपी की लड़ाई है। इनका बेहतर एग्जाम्पल ये है भाई साहब, गंगा जमुनी तहजीब की जब हम बात करते हैं, मैं आपकी टोपी पहनती हूँ, आपका बुर्का पहनती हूँ, आप मेरा चंदन और रुद्राक्ष की माला पहनिए, बन जाएगा सौहार्द अपने आप। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से यहाँ पर इस डिबेट को हम डिबेट कर रहे थे पॉलिटिक्स में राजनीतिकरण की, अपराधीकरण की, और समाज में बोलने में घबराते हैं। हम बोल नहीं पाएंगे, उनको डर लगता है। भीड़ में 500 लोग बैठे तो क्या करेंगे? आ रहा हूं। वही
आप मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, वहीं खड़े रहिए जी। ऐसा है, जिस प्रकार से यहाँ पर शो को भटकाया गया, यहाँ पे धर्म का नाम लेकर, उसी प्रकार से पूरे देश में मुद्दों से भटकाया जा रहा है। यह एक तरीका है भटकाने का। हमें अपने मुद्दे पे बात करनी चाहिए। हम राजनीति की बात करें, किस प्रकार से अपराधी यहाँ पर राजनीति कर रहे हैं। जी प्रतीक जी, निश्चित तौर पर बड़ा दुख होता है क्योंकि आज मामला बहुत सेंसिटिव है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी जजमेंट दी है कि इस पर सारे राजनीतिक दलों को सोचना चाहिए, गंभीरता से सोचना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूँ, बहन हमारी साथ में बैठी है, कि केंद्र सरकार को एक कानून बनाना चाहिए क्योंकि नेताओं पे सबकी निगाह है। मैं चाहता हूं कि राजनीति में साफ सुथरे लोग हैं, हमारी पार्टी का भी ये मानना है। आप टाइम बाउंड इंक्वायरी कराओ, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाओ सिर्फ नेताओं के लिए, कि अगर किसी नेता पे एफआईआर होगी, फास्ट ट्रैक कोर्ट होगी और टाइम बाउंड 6 महीने के अंदर उसका डिसीजन आना चाहिए। अपराधी है तो जेल चला जाए, अगर उसने अपराध नहीं करा तो उसको बरी कर दिया जाए। एक बात बताइए, क्या आपके पास गिने चुने वही नेता हैं क्या जो अपराध कर चुके हैं? आपके पास तो पूरी बटालियन होनी चाहिए नेताओं की। भाई अगर आप समाज सेवा के लिए आए हैं तो आप खुद से डिसाइड कर लीजिए ना कि हमारा नेता आपराधिक प्रवृत्ति का है, मैं इसको चुनाव के लिए टिकट नहीं देता हूं। आप दूसरे के ऊपर क्यों थोप रहे हैं कि प्रतीक जी, मैंने पहले ही कहा था कि पॉलिटिकल वेंडेटा के थ्रू हमारे एमएलए पे केस किए गए। हमारे 21 एमएलए के केस डिस्पोज हुए सिर्फ इसलिए कि उनके ऊपर चार्जशीट नहीं हो पाई, कोई एविडेंस नहीं था। दिल्ली पुलिस ने जिस तरीके से आम आदमी पार्टी को टारगेट करा है, मैं निवेदन करता हूं कि 5 साल हमारी फिर से सरकार आई है, हमें टारगेट मत करो, हमें काम करने दो। अगर किसी ने गलत करा है उसको जेल भेजो। जब आप चार्जशीट की बात करते हैं तो मुझे भी 2 चार्जशीट याद आती है, एक जेएनयू वाली चार्जशीट और एक निर्भया की मां की चार्जशीट। उनको भी न्याय दिलाने का काम करिए। और जहां तक आप कानून बनाने की बात कर रहे हैं, हाँ ठीक है, लेकिन सबसे पहले एक नजीर पेश करिए कि आपकी पार्टी के अंदर जो भी दागी विधायक है, आप उनकी सदस्यता खारिज करते हैं और दोबारा चुनाव करा रहे हैं। मैं कह रहा हूं, मैंने पहले कहा जेएनयू वाला मामला बार बार लाते हैं, जेएनयू की चार्जशीट क्यों नहीं सबमिट हुई? 90 दिन का टाइम होता है, 90 दिन का टाइम होता है, पुलिस को सौंपनी थी। पुलिस ने 3 साल तक चार्जशीट सबमिट नहीं करी कोर्ट में। बार बार कोर्ट ने बोला दिल्ली पुलिस का फेलियर है। अगर कोई आदमी कन्विक्टेड है, कोई गलत कर रहा है, आप उसको चार्जशीट सबमिट करो, आप कोर्ट में लेकर जाओ, जेल डालो। किसने मना करा है? आप करो तो सही, काम तो करो। देखिए, किसी भी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है उसमें जो क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग हैं उनको किसी भी तरीके से चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि जो खुद क्रिमिनल है, जो खुद क्राइम करके आ रहा है, वो जो खुद रेपिस्ट रहा है, वो रेपिस्ट को ही बचाएगा। आज आप देख लीजिए 48% या 46% लोग जो है वो संसद में ऐसे बैठे जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं। तो हमारा हाथ, हमारा भविष्य किनके हाथों में? क्रिमिनल्स के हाथों में। तो बीजेपी, सपा, बसपा, आप यहाँ जितने लोग भी यहाँ पे हैं, कांग्रेस, उनमें से जितने ऐसे नेता हैं जो इस तरीके के अपराध करके आते हैं, आप उनको आने क्यों देते हैं? अच्छा, ईमानदार आदमी चुनाव लड़ नहीं सकता, क्योंकि आप अगर प्रतीक जी जैसे व्यक्ति को जो बिल्कुल निष्पक्ष अपना ये डिबेट कराते हैं, अगर उस व्यक्ति को कहा जाएगा तुमको चुनाव में 5 करोड़ खर्च करना है, प्रतीक जी के पास पैसा ही सर पैसा नहीं हुआ तो क्या हुआ? आदमी तो है हमारे पास। क्या नाम है जी? विनोद कुमार तिवारी। विनोद कुमार तिवारी जी, कहाँ से हैं साहब? मैं अयोध्या का रह रहा हूँ, लेकिन दिल्ली में हूँ बचपन से। अयोध्या के मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की नगरी से हैं। क्या बात है, बोलिए साहब। ये क्रिमिनल केसेस की बात जो चल रही है ना, ये आम आदमी पार्टी और कोई, मैं इस टाइम टारगेट इनको लूंगा क्योंकि ये सत्ता में है। जितने भी क्रिमिनल केसेस नवभारत टाइम्स में अभी आया था, हर एक का रिकॉर्ड है, हर उम्मीदवार के आगे रिकॉर्ड है। नवभारत टाइम्स में ऐसे तो छाप नहीं दिया होगा, गलत तो नहीं छापा होगा, बिल्कुल भी नहीं है। अगर मेरे पास भी आपका भी, आपसे भी रिकॉर्ड है। मैं उनको ये पूछ रहा हूँ, कन्हैया कुमार के ऊपर डाला हुआ है, क्यों नहीं हुआ उनके ऊपर कोई एक्शन? और बार और दिल्ली पुलिस कह रही है बार, एक मिनट, दिल्ली पुलिस कह रहे हैं मेरे अंडर में है। भाई साहब, एक बार दिल्ली पुलिस अगर नहीं हो, कंट्रोल में नहीं हो, तो सिक्योरिटी गार्ड हटा दो। अगर आपको विश्वास है तो आप सिक्योरिटी गार्ड हटा दो। ठीक है तिवारी जी, सवाल ये कन्हैया का पूछते हैं। कन्हैया कुमार का जो ये दिल्ली पुलिस अरेस्ट नहीं किया इनको। बाबू तुम्हारा ही पेड़ है ये पेड़ तुम्हारा ही है, पिताजी लगा गए थे। आम आदमी पार्टी कह रहा है कि देखो भाई, ऐसा होता कभी कभी नहीं मानते तो मैंने कहा पिताजी लगा गए थे, अब तुम्हारे ऊपर है, रखना चाहो रखो, ना तोड़ना चाहो तोड़ दो जी। 30 दिन के अंदर उनको करना था, क्यों नहीं किया? इसके जिम्मेदार कौन है? तो इसमें तो उसको, अगर उसने दोष किया है तो उसको अरेस्ट करिए, उसको प्रक्रिया शुरू करिए। मुद्दे से हम भटके ना कन्हैया का प्रश्न है और न ही किसी दूसरे अपराधी का। मैं एक बात, बहुत ही एक रोचक तथ्य है जो मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ। एक कानून मंत्री होते थे आम आदमी पार्टी के, श्रीमान जितेंद्र तोमर जी।
उन पर यह आरोप था कि उनकी जो एलएलबी की डिग्री थी वो फर्जी थी। इसी पार्टी ने टिकट काट दिया, क्योंकि यह अभी पक्का नहीं हुआ कि वो अपराधी है या नहीं है, उनकी धर्मपत्नी जी को टिकट दे दिया। अब प्रश्न ये उठता है कि बलात्कार के आरोपी को आप टिकट देंगे और फर्जी जो डिग्री जिसका आरोप है उसको आप टिकट नहीं देंगे। और वो नहीं, ठीक है देखिए, तो याद है उस कॉन्स्टिट्यूंसी में आप थे, मौजूद थे। हाँ। ये वकील साहब है, इनको बेहतर पता होगा। वकील साहब एफआईआर करने में दिल्ली पुलिस 1 सेकंड नहीं लगाती, और आम आदमी पार्टी का नाम आ जाए तो एसएचओ, एसीपी, डीसीपी खुद आ जाते हैं। अरे इतने लोगों पे एफआईआर करी, लेकिन एक के ऊपर भी चार्जशीट सबमिट नहीं हुई, एक के ऊपर भी चार्ज नहीं लगा पाए। ऐसे थोड़ी कि आप पुलिस वाले एफआईआर करते रहेंगे और हम चुनाव लड़ना बंद कर देंगे। दिल्ली पुलिस तो चाह रही है, केंद्र सरकार तो चाह रही है कि आम आदमी पार्टी से उनको इतना खतरा महसूस हो रहा है, वो चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ना बंद कर दे। लेकिन हमने राष्ट्र निर्माण की कसम खाई है, एक दिन के अंदर 10 लाख से ज्यादा लोगों ने आम आदमी पार्टी को वॉलंटरी ज्वाइन करा है। राष्ट्र निर्माण करेंगे, अच्छे स्कूल बनाएंगे, अच्छे अस्पताल बनाएंगे, अच्छी बिजली देंगे, अच्छा पानी देंगे, अच्छी शिक्षा देंगे, अच्छी चिकित्सा देंगे। यही कट्टर देशभक्ति है, यही हमारा धर्म है। बिल्कुल, आप लोग बहुमत के साथ एक बार फिर से सत्ता में है, छप्पड़ फाड़ बहुमत के साथ, लेकिन यहाँ जान निकली जा रही है भैया जी की। लग रहा है कि घर पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे। सब आंखें तरेर रही है मेरी तरफ। लग रहा है कि यहीं में मसाला डाल के खा जाएंगे भैया, और तुम लिए सेल्फी पड़े हो। लेकिन उस राष्ट्र निर्माण में, उस राष्ट्र के पुनर्निर्माण में मैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से जानना चाहती हूँ, 2 नए स्कूल गिनवा दीजिए, 2 नई सड़कें गिनवा दीजिए। चुनाव खत्म हो गए, चुनाव खत्म हो गए, चुनाव खत्म हो गए, नो नो नो, चुनाव खत्म हो गए, चुनाव खत्म हो गए, चुनाव खत्म हो गए। ऑफ कोर्स आगे बेटा आ गया। क्या नाम है तुम्हारा? सर, मेरा सवाल यह है कि अब ये लोग इतनी बहसबाजी क्यों कर रहे हैं? जब वो चुनाव सत्ता में आ चुकी है पार्टी, तो उसको काम करने दो, उसको फेवर करो। कहाँ को खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे की तरह हरकतें कर रहे हो आप लोग। बिल्कुल, मैं तुम्हारी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। अब वो आ चुके हैं, एक बार काम तो करने दो उन्हें। काम करेंगे, देखेंगे कमी होगी तो फिर खींचेंगे। आ गया। अरे रुको क्रांतिकारी, रुको, कल पूछा था, अभी रुको। सर, मैं आपको, आप जो दिल्ली में आए उनको कंग्रेचुलेशन बोलना चाहूंगा। और एक जो बात है, जो पहले आप आई थी, पहले जब चुनाव आया था, वो केजरीवाल बोले थे कि मैं जो अन्ना हजारे जी के साथ थे, वो बोल रहे थे हम दुर्नीति खत्म करेंगे, और जो अभी चल रहा है कि क्रिमिनल के बंदे को नहीं लेंगे अपनी पार्टी में। तो उनके लिए एक बड़ा प्रश्न खुद के लिए है। तो जो पहले जब आप केजरीवाल बोल रहे थे कि हम नहीं लेंगे, दुर्नीति नहीं करेंगे, आप अपनी पार्टी में इतना लंबा लिस्ट कैसे बन गया? वही तो आपको अपने लिए बड़ा क्वेश्चन है। कि मैं भी जब कॉलेज में पढ़ रहा था उस टाइम में, हम भी केजरीवाल के बड़े फैन हो गए थे। नहीं, बंदा कोई पॉलिटिक्स में आया है जो काम करेगा हमारे लिए। नहीं, अभी उनके लिए एक बड़ा क्वेश्चन हो गया है कि कहाँ से हैं आप? सर, उड़ीसा से हैं। वो तो मैं समझ गया था, उड़ीसा से हैं। क्या नाम है आपका? हिमांशु शेखर सावल। मैं भी सर मीडिया से हूँ। अच्छा, मीडिया से? मीडिया से सवाल पूछो। सांप्रदायिक सौहार्द की बात पूछो। हेलो, जस्ट आई एम कमिंग। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन मेरे शो का एक नियम है, और वो नियम शाश्वत नियम है, भगवान की तरह अटल है। वो ये है कि ब्रेक टाइम पे होगा, और दूसरा नियम ये है कि डिसिप्लिन में अगर खड़े हो सकते हो तो भैया जी के शो में स्वागत है, अन्यथा वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद मैं फिर हाजिर होता हूं। थैंक यू सो मच विकास, आपने रघुपति धुन गाई, रघुपति राघव राजा राम। थैंक यू, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत जरूरत है, इसी की जरूरत है। जी जी, बिल्कुल जरूरत है, बिल्कुल जरूरत है, और गांधी जी के मूल्यों की तो सबसे ज्यादा जरूरत है, इसके अलावा नहीं, बहुत जरूरत है। मैं सीधे मुद्दे की तरफ आता हूं, लेकिन 2-4 लोग, अरे आज आप आ गए फिर से? अच्छा, नहीं आइए, आपका शो है, आप रोज आइए। बिल्कुल, कहाँ से हैं आप? मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, हरदोई से। हरदोई से? सीतापुर के बगल में? जी। अच्छा, बोलिए। मेरा एक कहना है, सभी लोग जो है हमारे सब भाई हैं, कृपया हिंदू मुस्लिम ना करें। अरे तो समझ में कहाँ आ रही है, और इसमें उन लोगों की गलती नहीं है। गलती बताएं किधर है? सही कह रहे हैं आप, मानते ही नहीं ये लोग। संगम ना ले। हाँ जी, सबको कह दिए संगम ना। आगे आइए बाबूजी, सही बात कही है। संगम में एक बार डुबकी अगर सब लोग लगा लेना तो समझ लीजिए सब लोग निवृत्त हो गए। लगा नहीं पा रहे हैं जी। हाँ, आ रहे मनगंगा जी। देखिए, मैं सबको जानकारी देना चाहता हूं कि हुसैनी ब्राह्मणों ने
भारत के हुसैनी ब्राह्मणों ने इमाम हुसैन के लिए बलिदान दिया था। आज दुबई के शेख ने दुबई में हिंदू मंदिर बनवा रहे हैं और मैं व्यक्तिगत बता रहा हूं, मैं मंदिर में भी जाता हूं, मस्जिद में भी जाता हूं, चर्च में भी जाता हूं और गुरुद्वारे में भी जाता हूं। अगर कुछ लोग अपने धर्म को दुकान बना रहे हैं नफरत की, तो हमारी जिम्मेदारी है कि उसे हम प्यार की दुकान बनाएं ताकि नफरत की दुकान बंद हो सके। आप तो बिहार वाले, समस्तीपुर वाले ना, भाषा वाले। मैं राम प्रकाश बनारसी हूँ, बनारस से हूँ। अच्छा, बनारस से राम प्रकाश बनारसी, बनारस। हाँ जी जी, मोदी जी की कॉन्स्टिट्यूंसी से। बड़ी अच्छी बात कही इन्होंने। लेकिन मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, मैं मंदिर नियमित रूप से जाता हूं और जाता रहूंगा। पूर्ण विश्वास है इसलिए जाता हूं। और आज एक विश्वास के साथ एक बात और कहता हूं, सनातनी हिंदू हूं इसलिए जाता रहूंगा। और मेरे आराध्य बाकी लोगों की आवाज बोलने में लड़खड़ा जाएगी जबान, मेरी जबान लड़खड़ाएगी नहीं। आराध्य भगवान पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हैं। लेकिन वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम इन तरह उद्दंड नहीं है, मर्यादा में रहने वाले, उद्दंड नहीं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम। अरे आप क्या थैंक यू कह रहे हैं सर? जिंदगी गुजर गई, सनातनी हिंदू कहते कहते मैं थक गया यहाँ पे। क्या क्या थैंक यू, किसका थैंक यू? जिसको मैं गले लगा, मैं आ रहा हूं बाबू, तुमसे कोई नाराजगी नहीं। जिसको मैं गले लगाता हूं वो उसको अगर मैं बोल रहे थे ना, गांधी बोल रहे थे ना, गांधी को जब गोली मारी तो जिसने मारी उसके अंदर भी उसने भगवान राम देखे। इससे बड़ा क्या उदाहरण दूंगा? इससे बड़ा उदाहरण क्या मिलेगा? मैं आ गया, चुपचाप रहिएगा जी। देखिए, एक जमाना था इस देश में जब अटल जी जैसे लोग चाहे भाजपा से लड़े हो, चाहे लाल बहादुर शास्त्री जी जैसे लोग जब कांग्रेस से लड़ा करते थे। आज जनता की भी देखिए गलती है, हमारी भी गलती है। कैसे एक ईमानदार अगर आदमी चुनाव लड़ने जाता है जो 4 फॉर्च्यूनर 10 फॉर्च्यूनर से नहीं आया है, भौकाल नहीं है, तो जनता उसको बड़ा नेता देखे नहीं मानता है। यूपी, बिहार, झारखंड, क्योंकि मैं तो उत्तर प्रदेश बनारस से आती हूँ और मैंने ऐसी ही राजनीति उत्तर प्रदेश में देखी है कि अगर आपके दरवाजे नेता जो आ रहा है 20 गाड़ियों से काफिले से नहीं आ रहा है तो वो नेता नहीं माना जाता है। तो बेसिकली जनता की गलती नहीं है कि हम ऐसे गुंडों को चुनाव लड़वा के जितवा के एमएलए और एमपी बनवाते हैं। पूरे उत्तर प्रदेश का वही हाल है, बिहार का वही हाल है, दिल्ली का वही हाल है। आम आदमी बेचारा उतरता है तो आप उसको भाव ही नहीं देंगे हम लोग। तो भोकाल की जरूरत है। आपके पास कुछ हो ना हो लेकिन भोकाल हो, और यही दिक्कत है। 2 चीजें होनी चाहिए इलेक्शन लड़ने के लिए, और इसके लिए पुख्ता कानून बनना चाहिए। एक तो एजुकेशन और दूसरे उसके ऊपर कोई भी आपराधिक मुकदमा ना हो। अगर ये 2 चीजें तय हो जाए ना तो देश की हालत बहुत जल्दी सुधरती चली जाएगी। तो सवाल मानता को मैं आता मानता, बात बहुत पता की कही है, बहुत पता की बात कही आपने। जी सर, प्रॉब्लम इज सर, पहले नाम। मेरा नाम कुलदीप पांडे है, मैं उत्तराखंड नैनीताल से हूं। कुलदीप पांडे जी। सर देखिए, इस देश में अभी प्लीज सुनेंगे तो अच्छा लगेगा। देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है, अरविंद जी आए थे, बहुत बड़ा आंदोलन किया था, क्रांतिकारी बन के आए थे उन्होंने, और ये इस बात में कही नहीं कि उन्होंने राजनीति की धारा मोड़ी, कुछ नहीं मोड़ी। आज एक ही इज अ वेरी गुड पॉलिटिशियन, ही हैज विन, बट ही इज अ गुड पर्सन, आई एम रियली गुड फैन। प्रॉब्लम ये है कि विनेबिलिटी फैक्टर आज की डेट में ऐसा हो गया है। भाई आपको कोई काम नहीं है तो आप जाएं, अगर यहाँ पे चुपचाप बैठे। जी, विनेबिलिटी एक ऐसा फैक्टर हो गया है कि ये सब चीजें हम लोग बोलते हैं, बट जब हम वोट देने जाते हैं तो ये कास्ट और रिलीजन, इसीलिए ओवैसी या विश्व हिंदू परिषद के लोग जो हिंदू मुस्लिम करते हैं, वो दिस क्रिएट्स अ स्पेस। तो ये हमें जागरूक बनना पड़ेगा कि हमें मुद्दे के ऊपर वोट देनी पड़ेगी। बट प्रॉब्लम ये है, ये इंडियन पॉलिटिक्स क्या वर्ल्ड पॉलिटिक्स की प्रॉब्लम है, विनेबिलिटी फैक्टर। अब इसका कोई तोड़ नहीं है। सारे विनेबिलिटी फैक्टर, अपराधी को भी टिकट दे दीजिए क्योंकि वो चुनाव जीत सकता है, वो घबरा सकता है, घबराने की ताकत रखता है। ईमानदार आदमी घबरा जाएगा क्योंकि उसके पीछे एक आपराधिक कैरेक्टर है और वो चुनाव जीत सकता है। इसलिए जी, वन बाई वन गाइडलाइन निकाली है अपराधियों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कि जितने अपराधी उनकी सूची दी जाए और उनके ऊपर एक्शन अब तक क्यों नहीं लिया गया है। जी मेरा सवाल ये है कि कन्हैया जी के ऊपर जो केस हुआ था वो आज तक क्यों क्लोज नहीं किया है? आज तक कोई चार्जशीट क्यों नहीं दे रही पुलिस का पास? मैं आ गया जी। ऐसा है कि कन्हैया कुमार के ऊपर चार्जशीट हुई, अब प्रॉब्लम क्या है कि दिल्ली सरकार ने उसको अटका रखा है। ये सब कुछ राजनीतिक है और अब जब इलेक्शन हो गया तो ये अभी मामला साफ हो जाएगा।
नहीं, ये मैं नहीं मानता जी। सर देखिए, ये फाइल जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम ने, दिल्ली गवर्नमेंट ने एलजी साहब को भेज चुकी है। अब एलजी साहब को आगे की कार्रवाई करनी है। इन लोगों को पता तो है नहीं, बगैर में मतलब उल्टे सीधे फैक्ट्स लेके आ जाते हैं। हमारे पास कुछ काम नहीं है भैया। दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर, पुलिसिंग के पास है, हम कुछ नहीं कर सकते। हमारे को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी ये कहा गया था कि पुलिसिंग छोड़ के, लॉ एंड ऑर्डर छोड़ के, जुडिशरी छोड़ के, इन मैटर्स में हमारा कोई दखलंदाजी नहीं है। लैंड छोड़ के उधर से एक सज्जन ने सवाल किया, पहले वो जवाब देना चाहूंगी। आपको हिंदू मुस्लिम होते ही विश्व हिंदू परिषद तो नजर आ जाता है, लेकिन आपको पीएफआई नजर नहीं आता। ये हमारी गलती होती है जब ऐसे लोग कह रहे होते हैं कि सिर्फ टोपी पहन लो, सब लोग एक धर्म के हो जाओ, उसका भी खंडन होना चाहिए। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। मैं बता रही हूँ कि जब आप दोनों आंखों से देखना शुरू करेंगे, महिलाएं आगे बढ़िए, जागरूक होंगे, तो दोनों चीजें अपने आप खत्म हो जाएंगी। हिंदू मुस्लिम कहीं स्टैंड ही नहीं करेगा, खुद में अवेयर नहीं। एक छोटा सा कंफ्यूजन है मेरे दिमाग में, जनता से मैं बता रहा हूं, अगर साफ कर सको तो कर देना भाई। मैं आज तक यही समझता था कि कानून नेताओं और राजनीतिज्ञों के लिए है ही नहीं, कानून सिर्फ आम आदमी के लिए है। क्या आप उसकी बात कर रहे हैं कि वो आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को चुनाव ना लड़ाए? अब भैया आपको तय करना है कि कौन आपराधिक प्रवृत्ति का है, उसको आप चुनाव में सपोर्ट करते हैं या नहीं करते हैं। ये अब जनता को सोचना पड़ेगा, ये नेता नहीं सोचेंगे। ये ध्यान से सुन लीजिए जी। वैलिड पॉइंट। मैं सिर्फ एक ही बात, भाइयों सुनिए एक मिनट, भाइयों और बहनों, जहां राजा थे लोग कहते थे जैसे राजा वैसे प्रजा, प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में जैसे प्रजा वैसे राजा। तो ये जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। कानून का सीमा है, बाकी जितना संस्थाएं हैं उनका सीमा है, लोगों को तय करना हम आपस में कैसे बिहेवियर कर रहे हैं, उसी से लोकतंत्र आधारित है। भूल जाइए कि कोर्ट सब सही कर देगा। आप अपना गरीबान में देखिए, ये भाई के साथ अब कैसे बात कर रहे हैं, इसी से लोकतंत्र का मापदंड है। देखिए बार बार सब लोग कन्हैया कुमार की बात कर रहे हैं, फिर मैं जनता को कटघरे में ले आऊंगी, खुद के साथ भी। कन्हैया कुमार को भी 2 लाख 2.5 लाख वोट मिल गए थे बिहार में, किसने दिया था वो वोट? अगर आप जानते हैं जनता ने दिया। एग्जैक्टली, तो हम पुलिस को, हम सिस्टम को, हम कानून को, कॉन्स्टिट्यूशन को बोल रहे हैं। हम कन्हैया कुमार जैसे व्यक्ति को भी 2.5 लाख वोट दिलवा देते हैं, उसके बारे में भी बात करने की जरूरत है। कन्हैया जिस दिन वहां चुनाव लड़ने गया था, 0 वोट मिलना चाहिए था, जमानत जब्त होनी चाहिए थी उसकी। प्रतीक जी, अब जब यह डिबेट खत्म, अब समाप्ति की तरफ बढ़ रहा है, तब असली मुद्दे सामने आ रहे हैं। रूट कॉज की बात हो रही है, जो मौलिक जो समस्या है उसकी चर्चा अब हमने शुरू की है। समस्या है जुडिशियल रिफॉर्म। हमें आज जुडिशियल रिफॉर्म की जरूरत है, क्योंकि जो लॉ मेकर हैं, जो कानून बनाने वाले हैं, वही अपराधी हैं। हमें यह देखना है किस प्रकार से ऐसा कानून बने कि ऐसे अपराधी राजनीति से दूर रहें। जी, मेरी प्रतीक जी फिर से केंद्र सरकार से यही डिमांड है कि आप फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाओ नेताओं के लिए, सिर्फ नेताओं के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट हो। 6 महीने के अंदर डिसीजन आना चाहिए। अगर किसी नेता ने गलत करा उसको जेल में डालो। आप करो, रिफॉर्म्स करो। जुडिशियल रिफॉर्म्स की बात करी, मैं सहमत हूँ, रिफॉर्म्स होना चाहिए और नेताओं के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट होनी चाहिए। वो आ गया जी, आ गया। क्या मिला मुझे फास्ट ट्रैक? उससे हमें क्या मिला आज तक? आज भी तारीख पे तारीख और तारीख पे तारीख, और अब क्या होता है, अब तारीख को बदल करके अब वकील तारीख जी। सर, सुप्रीम कोर्ट ने आज एक डिसीजन दिया है कि सारी पार्टियां मिलकर बताएंगी कि कौन पार्टी में कितने आपराधिक नेता हैं। तो सारी पार्टियों के लिए सोचने के लिए मजबूर कर दिया आज सुप्रीम कोर्ट ने। और सर, मैं एक आम आदमी पार्टी से एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि उन्होंने अपने जो नेता अन्ना हजारे थे, उन्हें क्यों भूल गए हैं वो? मेरा एक जी, मैं आया आगे बेटा, मैं आ गया, खड़े रहो। मेरा सबसे बड़ा ये है कि नेता, बेटा गलती हो गई मुझसे, नहीं पूछवा है। मैं आ रहा 2 घंटे से तुम खड़े थे, मैं देख नहीं पाया, मैं आ रहा हूँ। अभी वैसे 1 घंटा हुआ शो शुरू हुए, 2 घंटे से तुम थे। अच्छा पहले आके बैठो। अच्छा बेटा, अच्छा ये बताओ कि लोग नेताओं को तो इतना कह रहे हैं, जनता झूठ बोल दे तो कुछ नहीं। जैसे युवाओं को नौकरी के लिए इंटरव्यू देना पड़ता है, वैसे इलेक्शन लड़ने के लिए नेताओं को भी इंटरव्यू देना चाहिए, ऐसा प्रावधान लाना चाहिए कानून में। अच्छा, वेरी गुड। हाँ बोलो बेटा। सर, मैं सिर्फ एक बात मुद्दे के लिए 2 घंटे से खड़ा था। आप कह रहे हो जनता झूठ बोलती है। मैंने कहा जनता जो बोले झूठ, लेकिन तुम नहीं बोलते। मैं फौजी आदमी हूँ। अच्छा। 2 घंटे पहले यहाँ आके बैठा था, सुना था यहाँ कुछ होता है। अच्छा। और ये की चीज के लिए बोला, निर्भया का जो कांड है ना, वो 7 साल से अटका हुआ है। सारी राजनीतिक पार्टियां छोड़ो, जनता को छोड़ो, देश को छोड़ो, अरे जो सुपर पावर में बैठे हैं काले कोट वाले, कम से कम वो इस मुद्दे को सॉल्व कर दो। कोई कुछ नहीं कर रहा है उसके लिए, कोई कुछ नहीं कर रहा है उसके लिए। कोई ना कोई तलवार उठाएगा, काटेगा, तब जाके।
मेरे भाई ने बहुत अच्छी बात बोली, लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा कि आज ये सुप्रीम कोर्ट का जो ये ऑर्डर है, ये एक वकील की आवाज है। जिस व्यक्ति ने ये अवमानना का पिटीशन डाला, जिसने पीआईएल डाली, वो एक वकील ही है। और मैं बता दूं, इस समाज में वकील, पत्रकार ऐसे दो स्तंभ हैं, अगर ये खड़े हो गए समाज बदल जाएगा और हमें आगे बढ़ के लड़ना है। मैं तो ये कहता हूं, जुडिशियल रिफॉर्म की जरूरत है, या राजनीतिक पार्टी वाले, वो भाजपा के हो या आम आदमी पार्टी के, ये नहीं बदलेंगे। रोका किसने है? जैसे उन्होंने कहा कि दो ऐसे स्तंभ है कि अगर खड़े हो जाए तो समाज बदल जाएगा, तो रोका किसने है? सवाल यह है कि रोका किसने है? अगर चल रहे हैं तो इतना धीरे चलने की दिख नहीं रहा। भैया जी थोड़ा तेज चलो जी। हाँ जी, ये पिछले 3 साल से बहुत परेशान है और इतने परेशान हुए कि अब ये तो खुद ही एक बड़े पॉलिटिशियन बन गए। नहीं पैंट नहीं ली, आप तो पॉलिटिशियन है। अरे 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 ये जो तड़प है ना, मैं बताऊंगा आपसे, ये जो बोलने की तड़प है ना, ये भी गलत है। अरे आज नहीं बोल पाए, कल बोलेंगे, कल नहीं बोलते, परसों बोलेंगे। हाजी कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? कहाँ से आ रहे हैं? सर मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। हाँ। मैं साउथ दिल्ली से अंबेडकर नगर से आया हूँ जी। आपका स्पेशल शो देखने के लिए मैं आया हूँ, लेकिन ये हमारे देश ने ऐसे आज नरक कर दिया देश को, ऐसे गांधी के एक देश को। अब तो उनको आत्मा को शांति देने दो, उनके क्यों चिथड़े उड़ा रहे हो अभी मरने के बाद भी उनके? ये राजनेता लोग नहीं अभी भी उनको सोने दे रहे, अच्छे से नहीं सोने दे रहे। शर्म कर लो। 1.25 लाख पे एक लड़ाऊं तो गोविंद सिंह नाम कहा हूं। ये है। अरे क्या बोलेंगे इसके बाद? इसके बाद तो मेरी भी जबान कुछ बोलने लायक नहीं रही। क्या बोलेंगे? हाजी आपने बोल दिया, आप कुछ नहीं। अब क्या बोलोगे? क्या बोला है आदमी? हाजी हाजी क्या काम करते हैं आप? क्या काम करते हैं? मैं ड्राइवर हूँ। ड्राइवर हैं? इस देश का ड्राइवर बन जाइए किसी दिन। आप इस देश के ड्राइवर बनिए। मैं ऊपर वाले से गुजारिश करता हूं कि किसी दिन इस देश के ड्राइवर बनिए और हम सारे लोग आपकी उस बस में बैठ के कम से कम सुरक्षित तो हो सकते हैं। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ बोलने की जरूरत नहीं किसी को, और जो नहीं बोल पाए बुरा मत मानिएगा, कल आपका भी नंबर आएगा। इसी तरह देश के ड्राइवर बनिए, पीछे बैठने वाले भी नहीं, ड्राइवर बनिए जी। आ रहा भाई आ रहा। वक्त आज सिर्फ इतना था, कल फिर मिलेंगे, उठाएंगे आवाज।